विद्यार्थी नमस्कार, मैं इनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की शाम और गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू साथियों। और इसी क्रम में आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, आज कुछ शिक्षा जगत से हटकर एक जो हमारे विद्यार्थी काफ़ी इस असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट यानी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र किन किन के लिए लागू होता है, कौन क्रीमी की श्रेणी में आता है, कौन नॉन क्रीमी की श्रेणी में आता है, तथा यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि राजस्थान की महिला अगर अदर स्टेट में विवाह कर लेती है या उसकी शादी अन्य स्टेट में हो जाती है तो क्या वह अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है, या अदर स्टेट की महिला अगर भारत के किसी भी राज्य की महिला राजस्थान में उसकी शादी हो जाती है तो क्या राजस्थान या राज्य सरकार उसको अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में सम्मिलित करेगी। इन सब बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए सीधे चलते हैं राजस्थान सरकार की नियमावलियों को आज हम देखेंगे साथियों। और जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु और भी है, राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी संतान अर्थात उनके बच्चों के लिए, पुत्र पुत्रियों के लिए ओबीसी कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर का मापदंड क्या है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। साथियों, आप देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, राज्य कार्मिकों की संतानों को ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने का मापदंड, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो अक्सर लगातार बच्चे फोन कॉल्स के माध्यम से हमें इस संबंध में जानकारी पूछते रहते हैं कि सर इसमें क्या होगा। तो अब यहां पर चलते हैं। यहां पर देखिए, शुरू से एक एक बिंदु को देख रहे हैं। राजकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के पुत्र पुत्रियों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्न मापदंड है। ओबीसी में दो श्रेणियां होती हैं साथियों, एक ओबीसी क्रीमिलियर और एक नॉन क्रीमिलियर। यह ध्यान रखिए, जो ओबीसी क्रीमिलियर होती है उसे आरक्षण दे नहीं होता, आरक्षण दे नहीं, अर्थात वो एज ए जनरल कैटेगरी वह सामान्य श्रेणी की तरह होती है, वह जनरल कैटेगरी की तरह होती है, जबकि इसको आरक्षण प्राप्त होता है किसको, नॉन क्रीमिलियर को। तो यहां पर आरक्षण प्राप्त होता है किस कैटेगरी को, नॉन क्रीमिलियर को। ओबीसी में दो कैटेगरी, ध्यान रखें, एससी और एसटी में क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर नहीं होता है। अब यहां पर देखिए, अब आपको ये पहले हमें ये ज्ञात कर रहे हैं कि कौन क्रीमिलियर में आएगा और कौन नॉन क्रीमिलियर में आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी सोचता है कि मेरा पिताजी लेक्चरर है, मुझे ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत नियम लागू होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सर मेरे पिताजी की तनख्वाह तो 8 लाख से ऊपर है, उसकी पेमेंट 8 लाख 10 लाख रुपए हो रही, क्या वो नॉन क्रीमिलियर में होगा या क्रीमिलियर में होगा। तो कई बिना किसी जानकारी के बच्चों को भ्रमित कर देते हैं। उन सब बिंदुओं को आज ये सब जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, 7वें वेतनमान आयोग की सिफारिश के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान 2017 लागू होने के उपरांत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर के निर्धारण के उद्देश्य से भारत सरकार में वर्ग 1 एवं वर्ग 1 के समकक्ष राजस्थान में अधिकारियों कर्मचारियों का स्तर निर्धारण करने की संशोधित मापदंड निम्न प्रकार हैं। तो देखिए, यहां से ये देखिए, वर्ग 1 यानी पहला वर्ग, दो कैटेगरी है आपके पास, वर्ग सेकंड और वर्ग फर्स्ट। तो वर्ग फर्स्ट में पे मैट्रिक्स में पे लेवल 1 से 13 या 1 से 24 तक यहां पर इंक्लूड किए गए हैं। यानी आप देखिए, L13 से लेकर L24 तक यहां पर इंक्लूडिंग की गई है। यहां पर आप यहां पर देखिएगा, इसके अंदर पहला आता है प्रधानाध्यापक स्कूल शिक्षा, प्रधानाचार्य यानी HM प्रिंसिपल, अकाउंट ऑफिसर, पुलिस उप अधीक्षक, सहायक अभियंता, पशु चिकित्सक, चिकित्सा अधिकारी, संस्थापन अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, RS, RPS व अन्य उच्च पदधारक, ये सभी वर्ग 1 के अंदर आते हैं पे मैट्रिक्स में। वर्ग सेकंड में पे मैट्रिक्स में पे लेवल
1 से 11 या 1 से 12 यानी 1 से L1 से लेकर L12 तक कार्यरत कर्मचारी यथा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ अध्यापक, नर्स ग्रेड फर्स्ट, सब इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार, प्रशासनिक अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड, प्रथम स्कूल व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, नर्स ग्रेड फर्स्ट, तहसीलदार, कार्मिक क्रम संख्या 208 पार्ट दिनांक 13/8/2021 के अंतर्गत ये जो व्यक्ति हैं ये किस में होंगे, वर्ग सेकंड में इंक्लूड किए गए। यानी आपको ये देख लेना है कि कौन सा पे मैट्रिक फर्स्ट के अंदर और वर्ग सेकंड में कौन सा है। ठीक है, तो आगे देखिए यहां पर दूसरा, ये यहां पर आपको 2 नंबर देखिए, यदि अन्य पिछड़ा वर्ग के किसी अभ्यर्थी के, अब यहां से क्लियर होता है कौन क्रिमिलेयर में होगा और कौन नॉन क्रिमिलेयर में होगा। यदि किसी विद्यार्थी के माता या पिता सीधी भर्ती द्वारा वर्ग पुराना वेतनमान 11 से 12A तक यानी ग्रेड पे 4800 तक, यानी फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहे हैं, 4800 तक के पुराने वेतनमान की बात है, ठीक है, एवं नए वेतनमान में पे मैट्रिक्स लेवल 12 L12 तक भर्ती हुए हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है, तथा 40 वर्ष की आयु या इससे पूर्व 40 वर्ष की आयु हो और उसके अंदर अगर चयनित हुए, ध्यान रखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, और इससे पूर्व ग्रेड पे 5400 से 10,000 तक एवं नए वेतनमान में लेवल 13 से 24 तक में पदोन्नत नहीं हुए हैं, यानी वो पदोन्नत नहीं हुए, सीधी भर्ती से 12 तक भर्ती हुए हैं 40 वर्ष की उम्र तक, ध्यान रखिए यहां पर। तो ऐसे कर्मचारियों के संतानों को नॉन क्रिमिनल की श्रेणी में माना जाएगा। यानी अगर आपके माता पिता 40 वर्ष तक डायरेक्ट भर्ती हुए हैं 1 से 12 लेवल तक यानी 12 तक लेक्चरर तक, तो और वो पदोन्नति से L13 से 24 में नहीं गए हैं, तो ध्यान रखिए उन्हें नॉन क्रिमिलेयर। कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि मेरा पिताजी लेक्चरर है मुझे नॉन क्रिमिलेयर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। यहां पर देखिए बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि उम्र यदि 40 वर्ष तक सीधी भर्ती के माध्यम से अगर वो राज्य सेवा में आए हैं तो उन्हें निश्चित रूप से नॉन क्रिमिलेयर में माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि माता या पिता सीधी भर्ती से वर्ग सेकंड या वर्ग फोर्थ में नियुक्त हुए हैं तथा 40 वर्ष पूर्व वर्ग फर्स्ट में अधिकारी बन जाते हैं तो भी उन्हें नॉन क्रिमिलेयर की श्रेणी में माना जाएगा। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, यदि आपके माता पिता सेकंड ग्रेड में भर्ती होते हैं और 40 वर्ष से कम उम्र में वो अगर फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर शिप में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी वो L11 तक सीधी भर्ती से भर्ती हुए यानी वर्ग सेकंड में, और 40 वर्ष से कम उम्र में यदि वो L12 या फिर L13 या L14 में चले जाते हैं तो भी ऐसे विद्यार्थियों को नॉन क्रिमिलेयर की श्रेणी में माना जाएगा। ध्यान रखिए उन्हें नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी का लाभ मिलेगा। बहुत साफ लिखा है, स्पष्ट लिखा है। ठीक है, तो दोनों बिंदु क्लियर हो गए हैं आपको, ये दोनों बिंदु बहुत क्लियरली। नेक्स्ट देखिए आप यहां पर, आपके यहां पर ये आपका बिंदु नंबर 3। अब यहां पर देखना है, जिनके माता पिता दोनों सीधी भर्ती से वर्ग फर्स्ट में नियुक्त हुए हैं या जिनके माता पिता दोनों में से कोई एक वर्ग में नियुक्त हुआ हो या जिनके माता पिता दोनों सीधी भर्ती द्वारा वर्ग 1 में नियुक्त हुए हो तो उनके पुत्र पुत्रियों को क्रिमिलेयर श्रेणी में माना जाएगा। यानी अगर सीधी भर्ती वर्ग 1 में नियुक्त हो तो उन्हें सीधे तौर पर क्या माना जाएगा, उन्हें क्रिमिलेयर की श्रेणी में माना जाएगा। ठीक है, दोनों के माता पिता, यदि माता पिता दोनों सीधी भर्ती से वर्ग 1 वर्ग 1 में नियुक्त हुए हो तथा दोनों अथवा किसी में से एक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए, यानी दोनों वर्ग 1 में नियुक्त हुए हो लेकिन यदि उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, यानी आपके माता पिता यदि L13 से 24 तक अगर सीधी भर्ती द्वारा माता या पिता नियुक्त हुआ है तो उसे सीधे तौर पर ध्यान रखिएगा नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, वह क्रिमिलेयर ही माना जाएगा। इस लाइन का मतलब तो यह है। ठीक है,
L13 से ऊपर होना चाहिए, जैसे आरपीएस, आरएस, वो अभी मैंने बताया ना आपको फर्स्ट। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि उनमें से एक की सेवा के दौरान यदि मृत्यु हो जाती है या फिर स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाए तो उनके पुत्र पुत्रियों को नॉन क्रिमिलियर की श्रेणी में माना जाएगा। ध्यान रखें, सेवा निवृत्त होने के बाद मृत्यु नहीं, अपितु सेवा के दौरान यदि माता पिता में से जो L13 से 24 में नियुक्त हैं सीधी भर्ती के माध्यम से, और अगर उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें क्या दिया जाएगा, उन्हें नॉन क्रिमिलियर का लाभ दिया जाएगा, उनके पुत्र और पुत्रियों को। ठीक है, बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत स्पष्ट तौर पर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर देखिए 5 नंबर पैरा नंबर देख लेते हैं। सरकारी सेवा में कार्यरत कार्मिकों के लिए लागू अन्य पिछड़ा वर्ग में नॉन क्रिमिलियर नियम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, यानी अगर आपके माता पिता शिक्षक, आरपीएस, आरएस, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी के अलावा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों और या केंद्र सरकार के उपक्रमों, जैसे यहां पर देख लीजिएगा बैंक, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालय में समकक्ष अथवा समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों पर भी लागू है। यानी कोई भी आपका माता पिता किसी भी संस्थान में काम करता हो, वहां पर ओबीसी, क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर दोनों पर यह नियम लागू होता है। ऐसा नहीं कि सर मेरा पिताजी तो बैंक में, वहां क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर नहीं लगता, वहां भी क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर दोनों कैटेगरी लागू होती है। देखिए दूसरा 6 नंबर पैरा देख लेते हैं। माता पिता में से कोई एक अथवा दोनों सेना में कर्नल या ऊपर की रैंक, ध्यान रखिए, अगर माता पिता एक या एक से अधिक यानी दोनों यदि कर्नल रैंक या इससे ऊपर कार्यरत हैं तो उनकी संतान ओबीसी क्रिमिलियर की श्रेणी में मानी जाएगी। यानी भारत सरकार के कार्मिक लोक विकास तथा पेंशन मंत्रालय के ज्ञापन संख्या 360-33/5 2004 स्थापना आरक्षण, यानी बहुत अच्छा एक नियम सरकार ने बनाया, भारत सरकार ने, कि यदि आपके माता पिता सेना में कर्नल या कर्नल रैंक से ऊपर कार्यरत हैं, माता पिता या दोनों में से एक, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, अर्थात आप क्रिमिलियर श्रेणी में आएंगे, यानी उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए बिंदु, यहां पर देखते हैं 7 नंबर बिंदु पर आ जाते हैं। अभ्यर्थी के ओबीसी क्रिमिलियर तथा नॉन क्रिमिलियर का निर्धारण माता पिता के दर्जे के आधार पर किया जाता है, ना कि उनकी अपनी हैसियत अथवा आय अथवा पति पत्नी की हैसियत या आय के आधार पर। ध्यान रखिए, चाहे आप आरएस अधिकारी बन जाएं या आरपीएस बन जाएं या आप एसडीएम बन जाएं, नायब तहसीलदार बन जाएं, शिक्षक बन जाएं, या आपने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया हो, आपकी हैसियत के आधार पर आपका जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र तय नहीं होता है। यह ध्यान रखिए, हमेशा माता पिता की आय उनकी हैसियत के आधार पर जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनता है। यह बहुत अच्छी बात लिखी है, इस लाइन को आप आराम से देख लीजिएगा। उसने लिख दिया कि उनकी अपनी हैसियत अथवा आय या पति पत्नी की हैसियत के आधार पर आय प्रमाण पत्र नहीं बनता है, ना जाति प्रमाण पत्र बनता है। बहुत क्लियर हो जाना, बहुत कम बच्चे जानते होंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, अगर पिता मर जाता है तो माता के आधार पर, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र बनेगा। ये एक अपने आप में यूनिक चीज है। अगर दोनों की मृत्यु भी हो जाए, ये भी कई बार हो जाता है कि सब दोनों की मृत्यु हो जाए, तो दोनों की मृत्यु होने के बावजूद भी उसके अंदर पैरा डालता है और उसके अकॉर्डिंग ही जाति प्रमाण पत्र बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8 नंबर का, यहां पर देखिए, किसी अभ्यर्थी के क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर के दर्जे का निर्धारण करते समय वेतन से होने वाली आय तथा कृषि भूमि से होने वाली आय को नहीं गिना जाता। केवल अन्य स्रोतों से होने वाली आय लगातार 3 वर्षों की अवधि में संपत्ति कर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट सीमा से अधिक न हो, यानी छूट सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, उसके वेतनमान से उसका निर्धारण नहीं होता है। ठीक है, यह भी बहुत अच्छी बात लिखी है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिएगा यहां पर 9 नंबर, ये उन तमाम उन विवाहित और अविवाहित महिलाओं के लिए है जो राजस्थान में जिनकी शादी हुई है, राजस्थान से बाहर जिनकी शादी हुई है, वो बार बार कंफ्यूजन में रहते हैं। आज यहां पर क्लियर देख लीजिए, अदर स्टेट की महिला यदि राजस्थान में विवाहित होती है तो उसे किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ दे नहीं है।
बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए आप। यहां पर देख लेते हैं, विवाहित महिला का ओबीसी प्रमाण पत्र माता पिता, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, पति के आधार पर नहीं होता है, ध्यान रखिए, माता पिता की आय के आधार पर जारी किया जाता है, पति की आय के आधार पर नहीं। अतः विवाहित महिला के ओबीसी प्रमाण पत्र पिता के नाम से, देखिए ध्यान से देखिए, जारी किया जाता है। मैं बार बार, बहुत क्वेरीज आती हैं और बार बार हम इस बात को क्लियर करते हैं, जबकि किसी विवाहित महिला का मूल निवास प्रमाण पत्र पति, मूल निवास प्रमाण पत्र पति या पिता के नाम से मान्य है। आप मूल निवास प्रमाण पत्र पति के नाम से बनवा सकते हैं। जैसे आप हरियाणा के, राजस्थान में आपकी शादी हो गई, जयपुर के अंदर हो गई, तो आपका निवास, मूल निवास जयपुर हो सकता है, लेकिन आपका जाति प्रमाण पत्र पिता के आय के आधार पर, पिता के नाम पर, और आय प्रमाण पत्र दोनों पिता के नाम पर बनेंगे। आपको राजस्थान में जनरल कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा, ना कि आपको ओबीसी कैटेगरी में। विवाहित महिला का ओबीसी प्रमाण पत्र पीहर पक्ष के उपखंड कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। यानी आपके पीहर, यानी हरियाणा के हैं तो आप जहां आपका है, जैसे रेवाड़ी, गुड़गांव, कोई भी आपका एसडीएम लगता है, उपखंड कार्यालय लगता है, वहां से जारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिए 11 नंबर, क्रिमिलियर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र वर्ष 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। ध्यान रखिए, 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। यदि अभ्यर्थी अगले वर्ष भी क्रिमिलियर में नहीं है तो सत्यापित शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाता है। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। आपने प्रमाण पत्र बनवा लिया और आप अगर नॉन क्रिमिलियर में हैं या फिर क्रिमिलियर में है, तो आपको, नॉन क्रिमिलियर में है तो आपने दूसरे वर्ष बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आय प्रमाण पत्र 3 वर्ष तक वो मान्य हो जाता है, लेकिन 3 वर्ष से अधिक किसी भी स्थिति में नहीं चलेगा। राजस्थान सरकार का ऑर्डर है, यहां पर ये देख सकते हैं, यहां पर 8/8/19 का जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग यहां पर वर्तमान में सामान्य परिवार के लिए ओबीसी नॉन क्रिमिलियर की वार्षिक आय 8 लाख से कम, कृषि आय को छोड़कर, यानी 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रिमिलियर, 8 लाख से अधिक है तो आप क्रिमिलियर। ये वर्तमान में सामान्य परिवार के लिए ओबीसी की क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर की सीमा है। नेक्स्ट देखिए यहां पर पैरा नंबर 13, ओबीसी क्रिमिलियर को सामान्य श्रेणी की तरह ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल, जो क्रिमिलियर में है वो एज ए जनरल, उसे कोई भी आरक्षण का लाभ दे नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ओबीसी वर्ग की महिला यदि राजस्थान से बाहर अन्य राज्य में शादी कर लेती है, राजस्थान से बाहर अदर स्टेट में अगर शादी करती है, तो उसे राजस्थान में ओबीसी वर्ग का लाभ दे है, उसे ओबीसी वर्ग का लाभ दे है। राजस्थान राज्य में पिता की जाति, आय, निवास के आधार पर ओबीसी वर्ग का लाभ दे। बहुत अच्छी बात है। यदि राजस्थान की कोई लड़की हरियाणा में शादी कर लेती है तो उसे निश्चित रूप से आरक्षण का लाभ प्राप्त है। ठीक है, दूसरा, यदि अन्य राज्य की महिला शादी राजस्थान राज्य के किसी ओबीसी वर्ग के पुरुष से कर लेती है तो उसे राजस्थान में ओबीसी वर्ग का लाभ दे नहीं है। अदर स्टेट की महिला अगर राजस्थान में शादी करती है तो उसे आरक्षण दे नहीं है। ऐसी महिला को ओबीसी वर्ग का जाति प्रमाण पत्र तो जारी किया जा सकता है, जाति प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं, परंतु वह महिला उसका लोक नियोजन अर्थात नौकरी, वह पंचायत चुनाव में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकती। यानी वो आरक्षण का लाभ नहीं ले सकती। कुछ सीमित उद्देश्य हेतु जैसे हाउसिंग स्कीम में उपयोग ले सकती हैं। ये अभी हाईकोर्ट में इसका केस भी चल रहा है। ठीक है, अश्वनी बनाम राजस्थान राज्य में राजस्थान उच्च न्यायालय में पारित निर्णय है। ये 2020 के अंदर ये निर्णय हो गया था। बहुत अच्छा, ये काफी हरियाणा की काफी महिला है जो राजस्थान में उनकी शादी हो रखी है और वो बार बार कंफ्यूज में रहती है, उन्हें किसी प्रकार का राजस्थान में आरक्षण दे नहीं है ओबीसी कैटेगरी में, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट देखिए यहां पर नेक्स्ट बिंदु 16 नंबर पैरा आपके स्क्रीन पर आ रहा है। एकल महिला जो कानूनी रूप से तलाकशुदा हो, यानी कोई महिला जिसकी तलाकशुदा हो, एकल हो, या पारिवारिक कलह, मनमुटाव, घरेलू हिंसा के कारण पति से अलग रह रही हो परंतु कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ हो, अलग रह रही है लेकिन तलाक नहीं हुआ, और जिनके बच्चों के पिता की कोई जानकारी नहीं हो, ना ही पिता की जाति के बारे में पता हो, ऐसी महिलाओं के बच्चों को महिला की जाति के आधार पर ओबीसी का प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। यानी अगर कोई महिला है, उसकी पति से विवाद चल रहा है,
और ध्यान रखिए, और या फिर उसके पति का या पिता की जाति का पता नहीं हो तो उस महिला के आधार पर, जाति के आधार पर ही उसके बच्चों को जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। यह विशेष केस है, सेंसिटिव केस है साथियों, ऐसा रेयर चांस में होता है। और ये नियम जो है 18/12/2021 के जो सामान्य रिट थी राजस्थान हाईकोर्ट की, उसके अंदर यहां पर यह निर्णय दिया गया, जो आज जैसा कि आप देख भी रहे हैं, और फिर इसमें नियम भी पारित कर दिया गया है, DDBC। ठीक है, तो साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। अब आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, फिर भी आपको कोई कंफ्यूज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वहां आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। अगर हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।